नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं हूं आपकी मैथ्स बडी हिमानी खंडेलवाल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.2। ओके, पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफिकल और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशंस देखी थी लीनियर इक्वेशन की। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में हम क्या करने जा रहे हैं। फाइन, so let's start with the very first question of your exercise 3.2. Okay, what your question number 1 says. It says form the pair of linear equations in the following problem and find the solutions graphically. ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको बनानी है और उनका सॉल्यूशन क्या करना है, ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, एल्जेब्रिकली नहीं, ग्राफिकली निकालना है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपन करते हैं कि इक्वेशंस अपन लीनियर इक्वेशंस अपन फॉर्म कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें प्रॉब्लम पढ़नी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 बच्चों ने पार्ट लिया। अब आगे देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, है ना, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। सबसे पहले क्या किया करो, प्रॉब्लम देखते ही सबसे पहले पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लिया करो। जब हम पूरा क्वेश्चन रीड कर लेंगे तब हमें समझ आएगा बेसिकली हमें निकालना क्या है, क्योंकि जो हमें निकालना है हम उसके अकॉर्डिंग्स वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशन। ओके फाइन बच्चा, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी अज्यूम द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू सम वेरिएबल्स। ओके, तो नंबर ऑफ बॉयज को हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट the number of boys be x। number of boys को हम क्या x assume कर लेते हैं। and let the number of girls be y। okay, x and y हमने गर्ल्स एंड बॉयज के नंबर्स को अज्यूम कर लिया। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स क्या है, 4 मोर है, किससे, बॉयज से। गर्ल्स हमने क्या मानी थी, y मानी थी। ठीक है, ये क्या है, 4 ज्यादा है, किससे, बॉयज से। सो x थे बॉयज, इससे 4 ज्यादा, मतलब गर्ल्स इज इक्वल्स टू बॉयज प्लस 4, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, है ना। ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन, आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाऊं, मैम इन्होंने तो कुछ दे ही नहीं रखा यार, इन्होंने तो सिर्फ यही दे रखा है। क्या दे रखा है, एक ही रिलेशन। अरे यार ढंग से पढ़ो प्रॉब्लम, कभी एक रिलेशन देगा ही नहीं क्वेश्चन में, 2 ही देगा, वो हमें दिख नहीं रहा है। देखो वो कहा, फर्स्ट लाइन पढ़ो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। यहां से आएगी हमारी एक और इक्वेशन। तो मतलब ये क्या बोल रहा है, टोटल जो मेरे पास बच्चे वो कितने हैं, 10 टोटल बच्चे, मतलब गर्ल्स मिला के एंड बॉयज मिला के टोटल बच्चे हुए वो कितने हैं, 10। तो मेरी इक्वेशन यहाँ से कितनी आई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन तो सब लिख लेंगे, पर दूसरी इक्वेशन लिखने में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बट जो हमारे साथ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से प्रॉब्लम्स को जानेगा। ओके फाइन बच्चा, तो हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशंस निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें प्लॉट करना है। प्लॉटिंग हमने बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज 3.1 में सीखी है, यहाँ पे भी हम करेंगे तो और हमारा क्या हो जाएगा, ब्रश अप हो जाएगा और बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। और जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 3.1 मेरी नहीं देखी है, मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप एक्सरसाइज 3.1 देखें, उसके बाद आप 3.2 देखें। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज 2 लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो मैं पहले रिप्रेजेंट कर रही हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 वाली इक्वेशन को। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 जो अपनी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन जो हमने निकाली है, इसको अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। x के और y के कोऑर्डिनेट है 5 5। ठीक है, तो 5,5 एक मेरे पास कोऑर्डिनेट आया और दूसरा है 4,6। ओके, तो 5,5 में प्लॉट करूंगी, तो 5,5 मेरे पास आया ये। मार्क करो पॉइंट और उसके आगे उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कितना है, 4,6। दूसरा अपन लिख लेते हैं 4, और कहाँ है 6 मेरा, ये रहा। तो ये आया मेरे पास 4,6, ये मेरे पास आ गया 4,6।
लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स भी काफ़ी हैं, आप चाहें तो 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे मेरे पास क्या आ गई, मेरी ये लीनियर इक्वेशन। ओके फाइन बच्चा, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरी इक्वेशन हमारे पास कितनी है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। इसके कोऑर्डिनेट निकाल चुकी हूँ। एक तो मेरे पास क्या आया 0,4, ठीक है। तो 0,4 अपन सबसे पहले मार्क करेंगे, 0 0 ये रहा, ,4, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 0,4, ओके। और दूसरा पॉइंट हम मार्क करेंगे, क्या दे रखा है यहाँ पे 2,6, ओके। तो 2,6 हम प्लॉट करेंगे, ये 2 है और ये है 6, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया एक 2,6, ओके। इनको ज्वाइन कर दें दोनों पॉइंट्स को, चलो कर देते हैं हम ज्वाइन, ओके। इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इन दो लाइन से, पहले अपन लाइंस भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास लिखी है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 की इक्वेशन, ठीक है। और ये मेरे पास लिखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 की इक्वेशन। अब देखिए ये दोनों लाइनें किसी पॉइंट पे मिल रही हैं, मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही हैं। देखिए कौन से पॉइंट पे मिल रही है, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है इस पे मिल रही है, जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है ना, इस पॉइंट पे मेरी दोनों लाइनें मिल रही हैं। तो ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया सॉल्यूशन आया, इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस का मेरा सॉल्यूशन आया। तो बेसिकली देखो ये पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, देखो देखो देखो, ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना है मेरा 3 है और y कोऑर्डिनेट कितना है 7 है। तो इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स कितने आए 3,7। x क्या था मेरे पास, x था नंबर ऑफ बॉयज और y क्या था नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, मैं ऐसे लिख दूंगी कि सॉल्यूशन, कैसे लिखेंगे अपन कि सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज व्हाट 3,7। ग्राफिकली मेरे पास क्या आया 3,7, वेयर व्हाट x is equals to 3 and y is equals to 7, ठीक है। फिर x क्या आया मेरे पास 3 और y क्या आया 7। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अपन ऐसे लिखेंगे ATP, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x क्या थे नंबर ऑफ बॉयज, सो बॉयज इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू व्हाट 3, डब्बे में बंद कर दो, एक आंसर आ गया मेरे पास। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स हमने क्या अज्यूम किया था y, so y is equals to what 7, अगेन डब्बा। तो आ गए मेरे पास दोनों आंसर्स, बिल्कुल आ गए। ये है मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नंबर ऑफ बॉयज 3 आया और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 आ गई। कैसे हमने सॉल्यूशन निकाला, बिना सॉल्व किए हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी इसकी, और ग्राफिकली जब दो लीनियर इक्वेशन जिस पॉइंट पे कट करती हैं वो उन दोनों का क्या होता है सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या, वो कॉमन पॉइंट जिसको वो दोनों लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। गॉट इट बच्चा। सो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आपके फर्दर बाद में आप जब पढ़ें उसके लिए, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लें, कम ऑन फास्ट, ओके फाइन बच्चा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके और लाइक एंड सब्सक्राइब से ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मुझे मज़ा आता है, और फिर मैं आपके साथ नए नए सॉल्यूशंस, नई नई चीज़ों के साथ लेकर आती हूँ, और बढ़िया सॉल्यूशंस के साथ लेकर आती हूँ। फाइन बच्चा, so let's move on to our next question. क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन हमें पता ही है हमें क्या करना है, दो रिश्ते निकालने, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस निकालनी है। और मैं रिश्ते क्यों बोलती हूँ, देखो दो रिश्ते मतलब दो रिश्ते हैं, दो लीनियर इक्वेशंस को दो रिश्ते बोला, उन दोनों रिश्ते इसलिए क्योंकि हम कुछ कहानी दे रखी होती है, उन कहानियों से एक रिश्ता बनाते हैं, ठीक है। और उन रिश्तों को हम सॉल्व करके उनका क्या करते हैं सोल्यूशन निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे को क्या कहती है, ये बोल रही है 5 पेंसिल्स। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरी प्रॉब्लम पढ़ेंगे, एक स्ट्रेच में पूरी प्रॉब्लम पढ़ेंगे। पढ़ते हैं अपन। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. Okay, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. तो find the cost of 1 pencil and 1 pen. आया समझ में कुछ? बहुत ही सिंपल है यार। क्या कि मेरे को पेन और पेंसिल की कॉस्ट अज्यूम करनी है, क्योंकि वो ही मुझे निकालना है। जो मुझे आंसर निकालना है वो ही मुझे क्या करना है, वेरिएबल्स अज्यूम करने हैं। फिर हमें कहानी पढ़ के उनका एक रिश्ता निकालना है और रिश्ते को हमें सॉल्व करना है।
तो बढ़ते हैं हम आगे। हमारे पास है, क्या अज्यूम करते हैं सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन। ओके, सो लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट को क्या मान लेते हैं, x, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी y, ठीक है, कॉस्ट मान ली हमने x एंड y, पेंसिल और पेन की, ठीक है। अब रिश्ता पढ़ते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहला रिश्ता हमारे पास ये है, क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो 5 पेंसिल मतलब 5 की कॉस्ट कैसे निकलेगी, 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1, तो 5x, ठीक है, प्लस 7 पेन की, 7 पेन मतलब 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो वो कितनी थी, y थी, तो 7 इंटू वाई क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 50। तो पहला आया मेरे पास, पहली इक्वेशन आ गई 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अब सेकंड अपन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, आई एम सॉरी, ओके, सेकंड इक्वेशन मेरे पास है, क्या दे रखा है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर, सो 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट व्हाट, 46। ये आ गया मेरे पास दूसरा रिश्ता, आया नहीं आया, ठीक है, ये दोनों रिश्ते आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनका ग्राफिकली इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस। ओके फाइन, सो 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 के कोऑर्डिनेट्स अपन निकाल चुके हैं, कितने हैं, 10,0 एंड 3,5, है ना, प्लॉट करते हैं 10,0, सो x जब 10 है, y कितना आया मेरे पास 0, तो ये वाला मेरा आ गया कोऑर्डिनेट 10,0। ओके, 10,0 मेरा एक कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 3,5। जब मेरा x 3 है तो y कितना है 5, सो ये मेरे पास आ गया 3,5, दूसरा कोऑर्डिनेट। ज्वाइन करती हूँ हौले हौले इनको, स्केल से ज्वाइन करना, ठीक है, फाइन, ये मेरे पास आ गया। ओके, अब एक लाइन तो आ गई, हम लिख लेते हैं ऐसे, ये क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। लीनियर इक्वेशन को जब प्लॉट करते हैं तो मुझे क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके, अब हम प्लॉट करेंगे दूसरी हमारी लाइन, ये कितनी है, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रखे हैं अपन ने 3,5 एंड 8,-2। कोऑर्डिनेट्स निकालना अपन ने एक्सरसाइज 1 में बहुत बार, 3-4 बार हमने सीखा है, तो जिनको प्रॉब्लम है एक बार एक्सरसाइज 3.1 देख लें। वैसे बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, एक एक की वैल्यूज डालने, जैसे x को मैंने 3 डाला तो y का रिश्ता निकालेंगे, y की वैल्यू कितनी आई। ओके, तो 3,5 को मैं जब प्लॉट करूंगी तो 3,5 इज ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है अपन ने 3,5। ओके, तो इसको मैं एक बार ग्रीन डॉट से भी कर देती हूँ 3,5 और लिख देती हूँ अपने रेफरेंस के लिए 3,5। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, 8,-2। ओके, 8,-2 करते हैं हम, देखिए यहाँ पे होगा ये -2। ओके, सो 8 मेरा क्या है, x एक्सिस पे 8 है और y एक्सिस पे मेरे पास कितना है, y एक्सिस पे है -2 एंड 8 समवेयर है दिस। ओके, ये आया मेरा 8,-2। ज्वाइन कर दो दोनों को, कर देते हैं इनको दोनों को अपन ज्वाइन। ओके, गॉट इट। तो ये मेरे पास इक्वेशन है किसकी, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 की। ओके, ये दोनों इक्वेशन आ गई। इनका सॉल्यूशन तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि हमने कॉमन कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी निकल चुके थे इनके 3,5। तो ये मेरे पास क्या हुआ, 3,5 इज व्हाट, सॉल्यूशन। इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या हुआ, सॉल्यूशन 3,5। तो अपन इनको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो अपन लिखेंगे ग्राफिकल, और अच्छे से लिख लो, ग्राफिकल solution of above equation क्या है, इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या है कोऑर्डिनेट्स इसके कितने आए थे, 3,5, कितने आए
3,5. ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशंस इज 3,5, है ना। मतलब मीन्स इसका मतलब कितना हुआ, दैट 3 इज इक्वल्स टू एक्स एंड 5 इज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। एंड हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या था अपने पास, x इज इक्वल्स टू व्हाट, x क्या था, बोलो 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 फटाफट बोलो, x था अपना कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, x वॉज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी आ गई, 3, है ना। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम y मेरे पास क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो वो मेरे पास कितना आ गया, कितना आया, 5। तो मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज व्हाट, जल्दी बोलो, 5। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेरा क्या आया, ये डब्बे में बंद कर दिया, लिख दिया, ये क्या है, आंसर। डब्बे में कैद कर दो, एग्जामिनर क्या करेगा, आंसर देखेगा और खुश हो जाएगा और झटाझट बिना नंबर काटे तुम्हें मार्क्स दे देगा। फाइन, आगे समझ में आया नहीं आया, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ग्राफ है तो स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, तो आगे रेफरेंस में आपके लिए इजी होगा जब आप बाद में सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। ओके बच्चा, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हम दोनों पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें हमें क्या निकालना था, लीनियर इक्वेशंस निकालनी थी और उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन देना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Okay, so it says on comparing the ratios a1 upon a2, comma b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, कोफिशिएंट से जो हमारे पास रिश्ते होते हैं, ठीक है, उनको कंपेयर करके हमें बताना है कि क्या वो लीनियर इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इन कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिश्ता होता है और कौन से रिश्ते पे हमारे पास कौन सा आंसर आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास देखिए क्या होता है, जब मेरे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है, मतलब ये वाला जब रिश्ता होता है, पहला रिश्ता जो मैंने लिख रखा है, तब मेरे पास क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, ओके। एंड व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो मेरे पास क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है या यूनिक पॉइंट होता है। एंड व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, देन लाइंस आर पैरेलल। ये जो तीनों रिश्ते हैं, लर्न देम बाय हार्ट, लर्न देम बाय हार्ट, मतलब अच्छे से घोट लो, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं पे बेस्ड आते हैं। ये दो इक्वेशंस देंगे और आपसे पूछ लेंगे ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो फटाफट हमें अगर ये लर्न होंगे हमारे पास फॉर्मूलेज, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फटाफट निकाल देंगे। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये है मेरे पास लीनियर इक्वेशंस दो। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर मैं रिश्ते निकालूंगी, ओके। सो a1 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इज 5, है ना, b1 कितना है -4 एंड c1 इज इक्वल टू 8। जब a b और c की वैल्यूज लिखें, a1 b1 और c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज लिखें, तो साइन का जरूर ध्यान रखें, नेगेटिव है अगर कोफिशिएंट्स तो नेगेटिव लिखें, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखें, ओके। एंड ये आ गया a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -9, लिख लिया, ओके फाइन। तो अब हम निकालते हैं, हमें निकालना क्या है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, और फिर देख लेंगे कौन सा रिलेशन इनका सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई करेगा अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेंगे कि लाइंस कैसी हैं, ओके फाइन। सो मैं निकालती हूँ a1 अपॉन a2, a1 upon a2 is 5 upon 7, okay. Then b1 upon b2, b1 upon b2 is 4 upon 6 minus of 4 upon 6, and c1 upon c2 is what, 8 upon -9, ठीक है। अब गौर से देखेंगे हम इन
इन रिश्तों को गौर से देखते ही हमें क्या पता चलता है, देखो a1/a2 कितना है 5/7 एंड b1/b2 क्या है -4/6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। आगे c1 और c2 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आया, जो कि हमारा दूसरा रिश्ता है ना। और फर्स्ट और थर्ड रिश्ते में तो हमारे पास क्या होता है, a1/a2 b1/b2 दोनों इक्वल होते हैं। तो आंसर मेरा क्या हुआ, खटाक से जैसे मेरे पास a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आता है, मैं क्या लिख दूंगी, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, या फिर हम क्या बोलेंगे, इट इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन लिख के हम याद करेंगे कि इस रिलेशन को कौन सी लाइन सेटिस्फाई करती है, और वो लाइन हम लिख देंगे। ओके बच्चा, तो इसी का अपन सेकंड पार्ट और कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी अपन वही निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू कितनी आई 3 एंड c1 की वैल्यू कितनी आई 12। ओके, देन a2 की वैल्यू आई मेरे पास 18, b2 की वैल्यू आई 6 एंड c2 की वैल्यू क्या आई 24। ओके, बिकॉज ये देखो ना, ये इस तरीके से लिखा होता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपन a1 b1 c1 की वैल्यूज लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, इनको लिख लेंगे a1/a2, इनकी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, a1/a2 मेरे पास कितना आया 9/18। इसको अपन सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर कट रहे हैं तो। a1/a2 की वैल्यू कितनी है 1/2। ओके, निकालते हैं b1/b2 की वैल्यू, b1/b2 इज 3/6 अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ओके, सो ये भी कितना आया 1/2। Now the third relation is c1/c2. c1/c2 is 12/24 which is again equals to 1/2। तो देखो जैसे खटाखट हमने निकाले, हमें दिखा 1/2 1/2 1/2, मतलब a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। तो कैसी लाइनें होंगी, देखें फटाफट, जो हमारा क्या था, तो पहला रिश्ता था, पहला रिश्ता क्या था, a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं, ये मेरी एक लाइन है, इसी के ऊपर मैंने दूसरी लाइन बनेगी, तो इसमें क्या होंगे, n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे ना, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स ही इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे। तो अपन वो ही लिख देंगे अपना रिश्ता, सिंस, यहाँ पे लिख दो, सिंस a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, therefore क्या, therefore क्या है ये लाइंस, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइंस क्या आ गई मेरे पास, कोइंसिडेंट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चंस 1 मार्क क्वेश्चन में ही आपके आएंगे। ठीक है, बट एक एक मार्क्स बटोरना तो जरूरी है, तो बहुत सिंपल है ये, मतलब इस क्वेश्चन को नॉट मोर देन 20 सेकंड लगेंगे, जब आप फ्लो में आ जाएंगे नॉट मोर देन 20 सेकंड्स लगेंगे। ओके फाइन बच्चा, तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वेरी सेम क्वेश्चन। ओके, लेट्स राइट, क्या लिखेंगे हम, वैल्यूज किसकी, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ओके, सो a1 is equals to 6, b1 is equals to -3 and c1 is equals to what, 10 है। Similarly a2 is equals to 2, b2 is equals to -1 and c2 is equals to 9। भूलिएगा नहीं, नेगेटिव है कोफिशिएंट्स तो नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे। मैं जो चीजें बोलती हूँ स्ट्रेस देके तेज आवाज में, उनको खास तौर से ध्यान रखा करो, क्योंकि ज्यादातर मिस्टेक्स जो मैंने नोट किए हैं वो बच्चे इन्हीं चीजों में करते हैं, इसीलिए उनको मैं बार बार दोहराती हूँ, बार बार बोलती हूँ। फाइन, तो अब लिखते हैं हम a1/a2। ओके, वैल्यूज निकालें, a1/a2, a1/a2 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इज 6/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 3, है ना, एक आया रिश्ता हमारे पास। देन b1/b2 निकालती हूँ, b1/b2 इज व्हाट -3/-1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 3। ओके, b1/b2 भी क्या आया 3 आया। c1/c2 भी निकाल लें, c1/c2 निकाला, वो कितना आया 10/9। क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, यस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 तो है, बट नॉट इक्वल्स टू व्हाट c1/c2। तो हम लिख लेते हैं सिंस
A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो कैसी लाइंस होती है मेरे पास? वेरी गुड, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस मतलब लाइंस मेरी कुछ इस तरीके की होंगी। ओके, सो मैं लिख दूंगी देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, लाइंस क्या आई मेरे पास? पैरेलल लाइंस है, क्योंकि मेरा कौन सा रिश्ता सेटिस्फाई कर रहा है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? C1 अपॉन C2। तो इसलिए मेरे पास क्या आएंगी? ये लाइंस आर पैरेलल। ओके फाइन बच्चा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो हमने तीनों तरीके के, देखो 3 पार्ट्स इसमें दे रखे थे और तीनों रिश्ते इन्होंने सेटिस्फाई करके तीनों सॉल्यूशंस दे दिए। एक में अपने पास आया यूनिक सॉल्यूशन, या फिर अपन बोलेंगे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, देन कोइंसिडेंट लाइंस एंड देन पैरेलल लाइंस। ओके फाइन बच्चा। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are coincident or inconsistent. Consistent or inconsistent. Okay, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं? किस चीज की बात करेंगे? कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है ना, मीनिंग क्या होता है कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन हो। ठीक है, जिन लाइंस का सोल्यूशन होता है उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिनका नहीं होता है, इक्वेशंस का जिनका सोल्यूशन नहीं होता है, उनको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, है ना। तो जो अपन ने अब पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, उसको अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कौन कौन से लाइंस का आता है। तो देखो, जब मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी, 2 लाइंस जब अपन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो जब ये किसी भी पॉइंट पे नहीं मिल रही है तो इनका सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइंस के केस में अपने पास क्या होता था रिश्ता? ये आता था A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन वाला जो है हमारा रिलेशन वो ही होगा। ठीक है, तो अपने को बेसिकली 3 ही रिश्ते लर्न करने हैं, 6 रिश्ते लर्न नहीं करने। आप सोचेंगे 3 रिश्ते उस क्वेश्चन के लिए, 3 रिश्ते इस क्वेश्चन के लिए, नहीं, थोड़ा सा अपने बुद्धि का यूज करें और ये याद रखें कि इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का आपको ऑलरेडी याद है रिश्ता। ठीक है, और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या हुआ? या तो उसका एक सॉल्यूशन होगा या उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मतलब सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है, मतलब या तो लाइन क्या करेंगी? एक पॉइंट पे मीट करेंगी, या फिर क्या होंगे? सारे सॉल्यूशंस कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 2 रिश्ते हुए। एक तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इस केस में तो मेरे पास क्या आता था? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और दूसरा रिश्ता है मेरे पास ये वाला, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। मतलब इसमें क्या होता है? सारे सॉल्यूशंस मेरे पास क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट के लिए 2 रिश्ते होते हैं, इनकंसिस्टेंट के लिए एक रिश्ता होता है। बहुत ही सिंपल है अगर हम याद रखेंगे। ठीक है, देखिए कंसेप्ट रट्टा वो ठीक है, आप रट्टा मार लीजिए, बट मैं हमेशा स्ट्रेस करूंगी कि रट्टा जो आप मारते हैं उस चीज का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी एग्जाम में अगर हम ये रिश्ता भूल गए या फिर हमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, बट अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ये रिश्ता अपने आप डिराइव कर लेंगे, अपने आप याद कर लेंगे। ओके, डिराइव करना मैंने आपको सिखाई दिया, उस दिन आपको मेरी शक्ल याद आएगी, यार मैम ने ऐसे बताया था। कंसिस्टेंट एक सोल्यूशन होता है, एक सोल्यूशन का मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, और उसका रिश्ता तो मुझे पता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, सो इसमें इक्वेशंस मेरे पास कितनी है? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। A1 A2 लिखें हम। ओके, तो हम लिखते हैं A1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू 3, B1 इज इक्वल्स टू 2 एंड C1 इज इक्वल्स टू व्हाट? 5। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर दोनों जो हैं C1 और C2 दोनों ही क्या है? राइट हैंड साइड में है, इक्वल्स टू के
उस साइड पर है, या तो दोनों साइन को हमें इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे लिखना है, C1 और C2 को कॉन्स्टेंट्स को, या दोनों को ही हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, तो हमारे साइन में गड़बड़ नहीं होंगी। अब इस इक्वेशन में मेरे पास क्या है, इस इक्वेशन में मेरे पास दोनों ही क्या है, राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, A1 A2 लिखते हैं, A2 है 2, B2 मेरे पास कितना है -3 एंड C2 कितना है मेरे पास 7। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, दोनों कॉन्स्टेंट्स को सेम साइड रखें इक्वल्स टू के। ओके, चलो रेशियोज निकालते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ओके, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। ओके, एंड B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन -3। ठीक है, अब जब A1 और A2 एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 अपॉन 7। गॉट इट बच्चा? सो क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है, कौन, सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो क्या होगा मेरा सोल्यूशन, यूनिक होगा। यूनिक मतलब कंसिस्टेंट, क्या है इसमें, सो मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट। ओके, सॉल्यूशन क्या आया मेरा, कंसिस्टेंट आया। गॉट इट? एक और पार्ट करते हैं अपन, इसका सेकंड पार्ट अपन लिखते हैं। क्या दे रखी है इक्वेशंस, इक्वेशन से अपन लिख लेते हैं A1 इज 2, B1 इज -3, इसमें भी दोनों C1 और C2 क्या है, राइट हैंड साइड पे हैं, एंड C1 इज 8, देन A2 इज 4, B2 इज -6 एंड C2 इज 9। निकालते हैं रिलेशंस कोफिशिएंट्स के बीच में। So A1 upon A2 is 2/4, which is equals to 1/2. Okay, and B1 upon B2 is equals to -3 upon -6, which is again equals to 1/2. Let me write down C1 upon C2, which is equals to 8 upon 9. क्या दिखा हमें, हमें दिखा कि A1 upon A2 is equals to B1 upon B2, which is not equals to C1 upon C2. कैसा होगा हमारा रिश्ता, जल्दी बताओ, ये होगा हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ, क्या है इसके सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ओके, सो सिंस A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2, मतलब ये मेरे पास क्या हुई, पैरेलल लाइंस हुई। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हुआ नहीं हुआ, हो गया। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट और दे रखा है, सॉल्व करते हैं खटाखट खटाखट। A1 लिखा हमने, A1 3/2, B1 5 upon 3 एंड C1 इज इक्वल्स टू 7। दोनों एक ही साइड पे हैं। सबसे पहले इक्वेशन देखेंगे और पता करेंगे कि दोनों C1 और C2 सेम साइड पे हैं या फिर नहीं हैं। ओके, A2 लिखा, A2 इज 9, B2 इज -10 एंड C2 इज 14 लिखा। वेरी गुड, रिश्ता निकालते हैं। A1 अपॉन A2 इज व्हाट, निकालो, 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 9। चलो लिख ही देती हूँ एक बार, विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 9 होगा, विच इज इक्वल्स टू, कैंसिल करा तो कितना आया, 1 अपॉन 6। ये तो आ गया मेरे पास A1 अपॉन A2। अब मैं लिखती हूँ B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2 कितना आएगा, लिखो 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 फटाफट, 5 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय -10। ओके, प्लस माइनस की गड़बड़े ना करें, तो ये आया 5 अपॉन 3 इंटू -1 अपॉन 10। 5 और ये कैंसिल हुआ तो आंसर आया मेरे पास 1 अपॉन 6। देखो, A1 अपॉन A2 में क्या आया था, 1 अपॉन 6, और B1 अपॉन B2 में क्या आया, -1 अपॉन 6। देखो ध्यान रखें कि साइन का भी हमें कंसिडर करना है। साइन को ऐसे फटाफट 1 अपॉन 6 देके खुश नहीं होना है कि A1 अपॉन A2 तो आगे मेरे B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है ये। अब निकाल लेते हैं C1 अपॉन C2 विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 14 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो क्या दिखा, तीनों ही मेरे रेशियोज क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि एक आया 1 अपॉन 6, दूसरा है -1 अपॉन 6, तीसरा है 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो क्या आया मेरे पास, क्या आया, यूनिक सोल्यूशन, मतलब ये क्या है मेरे पास, कंसिस्टेंट।
हो गया बच्चा? क्या आया? कंसिस्टेंट इसका सोल्यूशन आया। एक और पार्ट दे रखा है इसमें, पार्ट फोर्थ। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट फोर्थ। a1 here is equals to 5, b1 is equals to -3 and c1 equals to 11। इसमें भी कॉन्स्टेंट्स दोनों क्या है? राइट हैंड साइड पे ही हैं, इसलिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इक्वेशन को। a2 लिखेंगे अपन। a2 is equals to -10, b2 is equals to 6 and c2 is equals to -22. Okay, got it? So write the relations. a1 upon a2 is equals to 5 upon -10, which is equals to -1 upon 2. Okay, let me write b1 upon b2 relation, -3 upon 6, which is again equals to -1 upon 2. -3 upon 6 कितना होगा? -1 upon 2. And then c1 upon c2 is equals to 11 upon -22, which is equals to -1 upon 2 again. तो रिश्ता मेरे पास क्या है कि तीनों इक्वल है, -1 upon 2, -1 upon 2, -1 upon 2. So a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. ये कब होती हैं? ये तीनों रेशियोज जब इक्वल होते हैं तो मेरे पास क्या होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस है का मतलब क्या आया? These are consistent. Lines are what? Consistent. Okay, got it बच्चा? बहुत सिंपल है। वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज डाल के हम याद करेंगे कि कैसी लाइंस है और हम लिख देंगे। ओके फाइन, गॉट इट। चलिए एक और पार्ट दे रखा है इन्होंने, फिफ्थ पार्ट करके देखते हैं। a1 अगेन राइट, a1 is 4/3, b1 is 2 and c1 is 8. Okay, a2 is what? 2, b2 is what? Come on, 3 and c2 is what? 12. Okay, finding the ratios again, putting the values and finding the ratio. a1 upon a2, a1 upon a2 is 4/3 divided by 2, मतलब multiply by 1/2. Okay, which is equals to what? 2/3. So a1 upon a2 is what? 2/3. It's equals to 2/3. Let me write b1 upon b2. b1 upon b2 is 2/3. Let me write c1 upon c2. c1 upon c2 is 8 upon 12. 4 की टेबल आती है क्या? अरे यार आती होगी यार, मैम कैसी बातें कर रहे हो, आती है इतनी तो। ठीक है, 4 की टेबल में आते हैं 8 और 12, तो कितना आया? 2/3. अगेन a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. लिख देंगे फटाफट सेंस a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. लाइंस क्या है मेरी? जल्दी, मैनी सॉल्यूशंस हुए ना इनके, तो लाइंस क्या हुई? कंसिस्टेंट। consistent lines. Got it बच्चा? Yes, let's move on. So क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स थे जिसमें उन्होंने पूछा था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हमने सॉल्यूशंस करे, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बता दी। ओके फाइन। सो मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलो बहुत ही अच्छी बात है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? देखो ये बोलता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो सबसे पहले क्या करना है? कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को हमको देख के क्या करना है? सबसे पहले पूरी प्रॉब्लम पढ़नी है। प्रॉब्लम क्या बोल रही है ये हमें देखना है, सोचना है। तो इसमें मुझे क्या बोला है कि मेरे को डायमेंशंस निकालनी है गार्डन की। गार्डन है कैसा? गार्डन है मेरा एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी मुझे डायमेंशंस निकालनी है। अब जो रेक्टेंगुलर गार्डन होता है उसमें तो 2 डायमेंशंस होती है ना, क्या क्या होती है? लेंथ एंड ब्रेथ। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है? लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। ठीक है, तो अपन अज्यूम करेंगे वेरिएबल्स और हम रिश्ते निकालेंगे, है ना? रिश्ते निकालेंगे, लिखेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं? लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी L।
लेंथ हम मान लेते हैं L, एंड लेट द ब्रेथ बी व्हाट, B। ब्रेथ को B से डिनोट करते हैं और लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ठीक है। पेरीमीटर पता है क्या सबको? रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स L प्लस B, ठीक है। पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ पे क्या है? दो लेंथ है, L है और 2 ब्रेथ है, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास? लेंथ प्लस ब्रेथ, तो क्या हुआ? 2 टाइम्स L प्लस B। ओके, अब हम लिखते हैं रिश्ता। इन्होंने दे क्या रखा है? इन्होंने बोल रखा है, देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना। फिर उसके बाद कुछ लिख रखा है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। तो बेसिकली तो मुझे क्या दे रखा है? हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर कितना दे रखा है? 36 मीटर्स। तो सबसे पहले मैं वो लिख लेती हूँ, हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर मतलब P अपॉन 2। ये पेरीमीटर मैंने P से डिनोट किया, यहाँ पे किया ना, पेरीमीटर इज व्हाट? P। तो P अपॉन 2 मुझे कितना दे रखा है इसने? 36, ठीक है। अपने को पूरी प्रॉब्लम ढंग से पढ़नी है और उसको लिखना है। मतलब P/2 कितना दे रखा है इसने? 36। P/P होता क्या है वो रिश्ता अपन लिख लेते हैं। P है 2 टाइम्स L प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू 36। हुआ नहीं हुआ? 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया? L प्लस B इज इक्वल टू वॉट? 36 आया मेरे पास, एक रिश्ता आ गया। क्या? L प्लस B इज इक्वल टू वॉट? 36। ओके, अब दूसरा रिश्ता लिखेंगे। दूसरा रिश्ता कहाँ से लिखेंगे? ये दे रखा है, देखो इसने, whose length is 4 मीटर more than its breadth। क्या बोल रहा है? लेंथ क्या है मेरे पास? 4 मीटर ज्यादा है, किससे? ब्रेथ से। तो लेंथ इज इक्वल टू 4 मोर देन, टाइम्स नहीं है, 4 मोर देन ब्रेथ, ठीक है, विड्थ, है ना। तो B प्लस 4 लिखूंगी। ये आ गया मेरे पास दूसरा रिश्ता। अब इन दो रिश्तों को अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और क्या निकालेंगे? आंसर निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है कि पुट करते हैं अपन वैल्यूज, जो सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज हैं वो फर्स्ट में पुट करते हैं और निकालते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में अपन डाल देते हैं 2 की वैल्यूज, ठीक है। तो L क्या है? L इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, L प्लस B इज इक्वल टू वॉट? 36, है ना। L इक्वेशन 2 से अपन यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो L है क्या? B प्लस 4 प्लस B इज इक्वल टू वॉट? 36। ओके, सो ये आ जाएगा 2B प्लस 4 इज इक्वल टू 36। मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए सोल्यूशन में। ओके, देन 2B इज इक्वल टू वॉट? 36 माइनस 4। तो 2B इज इक्वल टू वॉट? 36 माइनस 4 इज 32। तो B इज इक्वल टू वॉट? 32 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू वॉट? 16। हुआ या नहीं हुआ? तो B मेरे पास कितना आया? 16। डब्बे में बंद कर दो। B कितना आया? 16। ओके, अब हम जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें अपन क्या करते हैं? B की वैल्यू डालते हैं L निकालने के लिए, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ B, है ना, आई एम राइटिंग पुटिंग द वैल्यूज ऑफ B इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन में अपन पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या थी? L इज इक्वल टू B प्लस 4। तो L इज इक्वल टू B प्लस 4 में अपन पुट करेंगे तो 16 प्लस 4। सो L की वैल्यू कितनी आई? 20। बाजे बाजे मतलब आंसर आ गया यार, ठीक है। सो L इज इक्वल टू 20। तो B तो मेरे पास 16 आया और L क्या आया मेरे पास? 20। यही हमें करना था। करना क्या था? डायमेंशंस निकालनी थी। किसकी? गार्डन की। गार्डन की डायमेंशंस क्या हो गई? दैट लेंथ इज इक्वल टू 20 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू वॉट? 16। ओके, सो फाइनली एक लाइन लिखना है तो आप लास्ट में लिख देंगे कि लेंथ ऑफ द गार्डन इज व्हाट? 20 एंड ब्रेथ इज व्हाट? 16। ओके, गॉट इट बच्चा, है ना। डायमेंशंस को अपन इनमें जो यूनिट्स हैं वो भी अपन मेंशन कर देंगे, तो अपन लिख ही देते हैं। देखिए एग्जाम में अपन कैसे लिखेंगे? एट डायमेंशंस ऑफ गार्डन is length is equals to 20 meter and breadth is equals to 16 meter। ओके, ऐसे अपन एंड में
आंसर लिख देंगे। डायमेंशंस ऑफ गार्डन इज व्हाट, लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 16 मीटर। ओके फाइन बच्चा, कर ली हमने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व। मजा आया? वर्ड प्रॉब्लम्स करने में बड़ा मजा आता है, बस पढ़ते जाओ और जो जो उसने बोला है उसे लिखते जाओ। ओके फाइन। ओके, so now let's move on to our next question. Okay, question number 6 of the exercise 3.2 of your NCERT book. Okay, so linear equation is very interesting topic. ठीक है, it's a lengthy topic also, तो इसका जो वेटेज है आपके CBSE में वो भी अच्छा खासा होता है। So let's do question number 6. Question number 6 बोल क्या रहा है? ठीक है, ये बोल रहा है given the linear equations, linear equation दे रखी है, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line. अच्छा, तो भाई देखो ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि यार इसने एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, है ना, ये इक्वेशन इसने दे रखी है। अब ये बोल रहा है ऐसी ही एक और इक्वेशन लिखो जो कि क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस लाइन के को जो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट करती हुई ऐसी एक लाइन की इक्वेशन लिखो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो सिंपल कैसे है, इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें इनके कोफिशिएंट्स के बीच के रिश्ते याद हैं, रिलेशंस याद हैं, जो कि हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में किए थे, है ना, क्वेश्चन नंबर, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर सबसे पहले a1 v1 और c1 मैं लिख लेती हूँ। इसमें a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 3 है और c1 कितना है -8 है। ठीक है, तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें क्या हो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ, कुछ भी लिख लेती हूँ, जैसे ले लेती हूँ a2 को, मैं सपोज ले लेती हूँ 3, है ना, तो a1 अपॉन a2 क्या आया 2/3। अब b1 अपॉन b2 मेरे पास 2/3 नहीं होना चाहिए, b1 ऑलरेडी क्या है 3 है। ठीक है, तो अब मैं b2 क्या लिख लेती हूँ, कुछ भी लिख लो, 7 लिख लो, है ना, तो b1 अपॉन b2 क्या हुआ 3/7, है ना। देखो क्या आया 2/3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 3/7, है ना। तो इक्वेशन में जो अब नई इक्वेशन लिखूंगी वो मेरे पास क्या आएगी 3x प्लस 7y। अब कांस्टेंट तो कुछ भी लिख लो क्योंकि c का इसमें कोई काम ही नहीं है ना, प्लस 27 जो तुम्हारा फेवरेट नंबर है वो लिख लो। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये हो गया 3x प्लस 7y प्लस 27। ये आंसर सबका वेरी कर सकता है, हो सकता है मैंने कुछ और निकाला हो, तुमने कुछ और निकाला हो, उसने कुछ और निकाला हो, क्यों, क्योंकि सब अलग अलग थॉट प्रोसेस से चलेंगे। ओके फाइन। अब इसी लाइन का ये क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में कि पैरेलल लिखना है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन, इस लाइन की जो ये मेरे पास लाइन है, कौन सी लाइन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये जो मेरी लाइन है ना, इसी के एक पैरेलल लाइन लिखनी है। पैरेलल लाइन का रिलेशन होता कितना है, ये होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, सो मैं लिख लेती हूँ a1 a2 b, a1 b1, a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 एंड c1 कितना है -8। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मैं नए कोफिशिएंट्स मेरे को बनाने हैं, तो मैं बना लेती हूँ कोफिशिएंट्स। अब देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को तो अपने को सेम रखना है, बस c1 और c2 को अपने को चेंज करना है। तो मैं तो a2 को है ना 2 ही मान लेती हूँ, मेरी मर्जी यार, और b2 को मान लेते हैं कितना, जल्दी बोलो, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया 2 माना है इसको, तो 2 अपॉन 2 कितना होता है 1, तो b1 अपॉन b2 भी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 3b1 है तो b2 भी कितना होगा 3 होगा। और c2 को मुझे क्या मानना है, कुछ भी अलग मानना है, मतलब c1 अपॉन c2 क्या होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, तो -8 है मेरा c1, तो इसको मैं मान लेती हूँ -20 मान लेती हूँ c2 को। तो अब मेरे पास हो गया ये कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो हो गया, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो रिश्ता लिखा है इन वेरिएबल्स के साथ में, इन कोफिशिएंट्स के साथ में, मेरी इक्वेशन कितनी आई 2x प्लस 3y -20 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो अपन लिख देंगे कि 2x प्लस 3y -20 एक ऐसी लाइन है जो कि पैरेलल है किसके 2x प्लस 3y -8 के पैरेलल है। ओके बच्चा,
है ना। इसी में तीसरे तरीके की अपने पास कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन, है ना। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, सो मेरी लाइन क्या थी, सबसे पहले मैं लाइन लिख लेती हूँ। लाइन थी मेरे पास 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरी लाइन थी। और लाइन से मैं लिख लेती हूँ a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -8। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, तीनों के रेशो क्या आए, बराबर आए। अब जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में तो रेशो जो लिया था a1/a2 और b1/b2 का, है ना, इसके जो सेकंड पार्ट में लिया था वो क्या लिया था, 1 लिया था। अब अपन कुछ और ले लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमेशा अपने को सेम ही रखना है ना। अब मैं मान लेती हूँ 1/2 मान लेती हूँ। ठीक है, तो a1/a2 क्या है, 1/2। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a2 को 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। भाई a1/a2 को 1/2 लाना है अगर, है ना, जहाँ पे a1 कितना है, a1 मेरे पास यहाँ पे 2 है, तो ये a2 कितना हुआ, a2 कितना हो गया 4 हुआ ना, ऐसे सोचेंगे अपन, फाइन, है ना। a2 मेरे पास कितना हो गया 4 हो गया, है ना। अब b2 भी मुझे क्या लेकर आना है, 1/2 लाना है। तो 3 क्या करूं कि 1/2 आए, 6 करूं, ट्वाइस करना पड़ेगा ना उसको, तो b2 6 हो गया। और c1/c2 को भी बराबर ही लाना है, तो c1 कितना है -8, है ना। 1/2 इस रेशो को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -16 c2 को लेना पड़ेगा, तभी तो होगा। -8/-16 इज व्हाट, 1/2। तो c2 को मैंने क्या मान लिया, -16। तो इस रिश्ते के अकॉर्डिंग मेरी इक्वेशन क्या बनी, 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। ये है लाइन, क्या है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। विथ विच लाइन, 2x + 3y - 8। इस लाइन के साथ क्या है, ये लाइन कोइंसिडेंट है। ओके, देखो ये वैसे बेसिकली सेम लाइन लिखी हुई है, कैसे, देखो आंसर तो यहाँ पे छोड़ना है, ये तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, जो नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ। ओके, सो अपने को इसमें से देखो 2 अगर कॉमन लिया तो 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 है। अब 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो इस 2 का कोई मतलब नहीं रहा ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो बेसिकली ये कौन सी थी इक्वेशन, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन ही तो है, 2x + 3y - 8। ओके, तभी ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक, सेम लाइन्स है। ओके फाइन बच्चा, गॉट इट। ओके बच्चा, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.2 इज व्हाट, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशंस हमें दे रखी है, कौन कौन सी, x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस दे रखी है। ये क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, इन दोनों के ग्राफ बनाने। चलो अपन पहले ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। x - y, ये है मेरे पास x - y + 1 इज इक्वल टू 0। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, 0, 1 एंड 2, 3। तो इसको प्लॉट करते हैं x - y + 1 को। सो 0, 1 इज व्हाट, y इज 1, ये है 0, 1, ये आ गया 0, 1 एंड देन 2, 3। x जब 2 है, y इज व्हाट 3, ये आ गया 2, 3। ओके, सो ये आ गई मेरी ऐसे लाइन। ओके, अब मेरे पास क्या है, दूसरी लाइन। ये तो मेरी पहली लाइन आ गई, क्या है मेरी ये लाइन, x - y + 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, लेट मी ड्रॉ द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन मेरे पास क्या है, 3x + 2y - 12। इसके कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल चुकी हूँ, क्या निकाले हैं, 4, 0। देखो 4, 0 एंड 0, 6। सो 4, 0 इज this is 4, 0. Okay, and 0, 6 is what, I'm sorry, okay, 0, 6, what is 0, 6, 0, 6 होगा मेरे पास ये हुआ 0, 6। दोनों को ज्वाइन कर दें, कर देते हैं। ओके, ज्वाइन कर दिया, ये क्या आया 0, 6। ओके, तो ये वाली मेरे पास क्या है, लाइन, जल्दी बोलो क्या लाइन है ये मेरे पास, ये वाली लाइन है 3x + 2y -
12। ओके है ना, ये दोनों अपन ने प्लॉट कर लिया लाइंस। अभी क्वेश्चन बोल क्या रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अच्छा, इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस है ना, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के साथ मुझे जो ट्राइंगल मिलेगा उसे मुझे क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये इस लाइन को और एक्सटेंड कर देती हूँ, इसको टच करवा देती हूँ ना। ठीक है, ये ऐसी लाइन होगी। तो मेरे पास ट्राइंगल क्या बन रहा है, ये देखो अपन देखते हैं। ये देखो एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट क्या है, -1,0। ये पॉइंट क्या है, -1,0, -1 है ना। ठीक है, तो एक तो कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया ट्राइंगल का, -1,0। ठीक है, एक -1,0 हो गया वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, 4,0। कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स मैं किससे लिख रही हूँ, पिंक कलर से, है ना, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स के 4,0। ठीक है, और जो ये तीसरा पॉइंट है ये कितना हो गया मेरे पास, ये 2,3। ये तीनों जो मैंने पिंक कलर से लिखे हैं ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल कैसे बनाना था हमें, एक्स एक्सिस और दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन के साथ में। तो बेसिकली देखिए मेरे पास क्या हुआ, ये वाला जो है शेडेड रीजन, ये जो मैंने पिंक कलर से, दिस इज व्हाट आर आंसर, ग्राफिकल आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन। सो अपन लिख देंगे लास्ट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल आर, पहला तो क्या आया 2,3, ऊपर जो सॉल्यूशन है दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो और एक्स एक्सिस से क्या मिला मेरे पास, 1,0। एक तो ये मिला है ना 1,0। ठीक है, और दूसरा क्या है 4,0। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया इसका सॉल्यूशन की ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 2,3, -1,0 एंड 4,0। ओके बच्चा, सो हेयर वी कंप्लीट्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 ऑफ योर NCERT क्लास 10th। फाइन, लीनियर इक्वेशंस हम कर रहे थे। ठीक है, तो लेते हैं यहीं पे हम विदा, फिर मिलते हैं हम आपको सेम जगह पे आपके अपने चैनल पे विद एक्सरसाइज 3.3 ऑफ योर NCERT बुक। तब तक के लिए अलविदा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा 3.3 के सॉल्यूशंस। ओके फाइन बच्चा, बाय, रहेगा।